हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के अंतर्गत कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो 11th-12th की NCERT से संबंधित है। बाकी नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मैसेज करके टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन नोट्स उपलब्ध हैं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को छोड़कर। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इसके पहले भी हमने कुछ एक बातें कर ली हैं, उसके आगे हम इसमें बात करने वाले हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आनुवांशिक विकार की। आनुवांशिक विकार की बात की जाए तो इसको जानने से पहले कुछ एक बेसिक बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। हो सकता है आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो मनुष्य होते हैं, मानव जो होता है, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। नॉर्मल मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसमें देखिएगा कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये नर हो या फिर मादा हो, दोनों में समान होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं दोनों में समान होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी गुणसूत्र की बात कर ली जाए तो ये दोनों में अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। और इनके द्वारा, ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं, इनके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है कि संतान जो होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसीलिए इनको लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, बाकी जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र बच जाते हैं, इनका काम होता है लिंग निर्धारण के अलावा बाकी जो भी काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे शरीर के कलर का निर्धारण। देखिएगा, किसी किसी के बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, किसी किसी के कर्ली होते हैं। हाइट की बात कर ली जाए, आँखों के रंग की बात कर ली जाए, इत्यादि ये सारी जो बातें हैं ना, ये निर्धारित की जाती हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र से। और लिंग का निर्धारण किया जाता है ये एक जोड़ी गुणसूत्र से। और ये आप जानते होंगे, फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं, वही मेल में बात की जाए तो XY गुणसूत्र होते हैं। और ये बात आप जानते ही होंगे, X जो होता है ये बड़ा होता है Y से। अरे, आपने पढ़ा ही होगा कि मनुष्य की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है मेल के शुक्राणु की कोशिका, ये आपने पढ़ा होगा। और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल के अंडाणु की कोशिका, तो ये आप पहले से जानते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक बातें हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद ये समझने में आसानी होगी। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, हो सकता है आप पहले से जानते होंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इस फिगर से कुछ एक बेसिक बातें आप ध्यान रख लीजिए, जिनकी ज़रूरत आनुवांशिक विकार को पढ़ने में पड़ेगी। डिटेल्स में भी हम इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक बात आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे देखिए, क्रोमोसोम की बात करें, DNA की बात करें या फिर जीन की बात करें, इनमें डिफरेंस क्या है, यही आपको अभी ध्यान रखना है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये देख रहे हैं अंदर में, ये क्या है? DNA। इसको थोड़ा सा खींचकर इधर लंबा किया गया है, ठीक है, इसको फैलाया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है DNA। और DNA का ये जो एक छोटा सा खंड आप देख रहे हैं, ये क्या है? जीन है। आपको ध्यान यही रखना है कि जीन जो होता है ये सबसे छोटा खंड होता है। बहुत सारे जीन मिलेंगे तो DNA बनेगा, बहुत सारे DNA मिलेंगे और उसको पैक कर दिया जाएगा। पैक करने वाला जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैक करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है क्रोमोसोम। और ये जिसके द्वारा पैक किया गया है, इस DNA के बाहर ये जो देख रहे होंगे ये लेयर, ठीक है, ये हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। तो ये आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप ध्यान रख सकते हैं, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, उनके द्वारा ये पैक किया जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। जीन, बहुत सारे जीन मिलेंगे, फिर DNA, बहुत सारे DNA मिलेंगे, और इनको मतलब ये फैलाया हुआ है, सिकुड़ा देंगे, और उसके बाद पैक जो कर दिया जाता है। पैक करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखता है ये होता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आनुवंशिक विकार की, जेनेटिक डिजॉर्डर की। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आनुवंशिक विकार अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ता है, माता पिता से संतानों में जो बीमारी पहुंचती है, आनुवंशिक विकार है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आनुवंशिक विकार को दो भागों में कैटेगराइज करके देखते हैं। एक तो हो जाता है मेंडलीय विकार एंड एक हो जाता है क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार की बात कर लिया तो यहाँ पर केवल एक जीन प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर मेंडलीय विकार की बात कर लिया तो केवल एक जीन प्रभावित होता है। वही क्रोमोसोमीय विकार की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही प्रभावित हो जाता है, पूरा का पूरा एक गुणसूत्र ही प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बेसिक बात बताई है कि क्रोमोसोम और जीन की बात कर ली जाए या फिर DNA की बात कर ली जाए, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रोमोसोम में ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन हो सकते हैं एक क्रोमोसोम में।
ठीक, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मेंडलीय विकार में क्या होता है, केवल एक जीन प्रभावित होता है। वही क्रोमोजोमीय विकार में क्या होता है, पूरा का पूरा एक क्रोमोजोम ही गायब हो जाता है, पूरा का पूरा एक गुणसूत्र ही गायब हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मेंडलीय विकार के अंतर्गत कौन कौन से विकार आ जाते हैं। हीमोफीलिया ध्यान रख लीजिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ध्यान रख लीजिएगा, दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलीसेमिया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मेंडलीय विकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, या फिर आते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। क्रोमोजोमीय विकार के अंतर्गत ध्यान रख लीजिएगा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो ये सब एग्जाम्पल्स ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये सब आनुवंशिक विकार हैं और कैटेगराइज करके अगर देखा जाए तो ये मेंडलीय विकार है एंड ये क्रोमोजोमीय विकार है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनके। चलिए हीमोफीलिया की बात कर ली जाए तो हीमोफीलिया से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अर्थात उस व्यक्ति को अगर चोट वट लग जाए, कट वट लग जाए तो जब ब्लड निकलने लगता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है जल्दी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हाँ, हीमोफीलिया ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि ये आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार के अंतर्गत भी मेंडलीय विकार है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये क्या है, अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति विकार के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। अब सोचिएगा कि ये क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक्स लिंग संलग्न का मतलब क्या होता है। असल में होता क्या है कि हीमोफीलिया विकार से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उनमें जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र पर जीन होता है, वो जीन प्रभावित होता है। मतलब हीमोफीलिया विकार में जो जीन प्रभावित होता है वो जीन कहाँ पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर। क्लियर है, ये बात ध्यान रख लीजिए। हीमोफीलिया विकार में जो जीन प्रभावित होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर, इसीलिए एक्स लिंग संलग्न के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोचिएगा कि ये अप्रभावी क्यों जुड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेंडल का नियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, या तो रट जाइए या फिर थोड़ा समझ के ध्यान रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, अप्रभावी का मतलब ये होता है, देखिए कोई भी जीन होता है वो पेयर में होगा, तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र पर मान लीजिए एक जीन है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये प्रभावित हो जाता है, इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और ये मान लीजिए एक और एक्स गुणसूत्र है। चलिए मैं मादा का एग्जांपल ले लेता हूँ, फीमेल का। तो इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पर देखिएगा कि एक प्रभावित हो जाने के बाद भी ये दूसरा वाला चूँकि प्रभावित नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, इसके प्रभाव को दबा देता है। क्लियर है, ये वाला जो अच्छा वाला गुणसूत्र है और ये जो खराब वाला गुणसूत्र अर्थात जिसका जीन प्रभावित हुआ है, इसके प्रभाव को ये क्या करता है, दबा देता है। इसीलिए आप पढ़ेंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनमें हीमोफीलिया का जो विकार होता है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर एक गुणसूत्र प्रभावित होता है, दूसरा ठीक है, तो दूसरा वाला जो है ना इसको दबा देता है। दबाने का मतलब ये नहीं कि ये गायब हो जाता है, गायब नहीं होता है, बस इसका वाला जो प्रभाव होता है ना, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है, उसका वाला जो प्रभाव होता है ना वो दब जाता है। इसीलिए महिलाओं में हीमोफीलिया का विकार देखने को नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। समझ पा रहे होंगे, मतलब एक सेकंड रुकिएगा, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आइए, एक ही बार समझाना है, बाकी सब में नहीं समझाना है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे देखिए, ये मेल है, मेल में एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र। ये फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये एक एक्स का जीन प्रभावित होता है लेकिन ये ठीक है, तो इसकी वजह से महिला पर ये जो हीमोफीलिया है उसका असर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ मेल में आइएगा तो मेल में क्या होता है, देखिएगा कि केवल
एक ही एक्स गुणसूत्र है, ओनली एक ही एक्स है। तो ये जब प्रभावित होगा तो वो विकार मनुष्य मतलब मेल में दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि मेल में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और फीमेल में 2। अब इसमें देखिएगा, सोचिएगा कि बच्चों में कैसे ये आगे बढ़ता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और डायग्राम आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको बात याद आ जाएगी एग्जाम हॉल में। देखिए होता क्या है कि ये जो महिला है, महिला का मान लीजिए, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ रेड से, ये वाला ये प्रभावित हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, हाँ ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स वाई मिलते हैं तो बच्चा जो होता है वो मेल पैदा होता है, और एक्स एक्स मिलते हैं तो वो फीमेल पैदा होती है बच्ची। ठीक है, हाँ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा ये क्या है, मेल है, मेल से वाई गुणसूत्र आएगा, ठीक है, और फीमेल से एक्स गुणसूत्र आएगा, तभी तो ये बच्चा पैदा होगा, एक्स वाई। मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये जो सन दिख रहा है, ये डॉटर है, ये जो सन दिख रहा है, तो सन के पास वाई कहाँ से आया होगा, पिता के पास से आया होगा, और एक्स कहाँ से आया होगा, माता के पास से। तो माता के पास से ये जो एक्स आया है, अगर ये अच्छा वाला एक्स है जिसमें विकार नहीं है, तब तो ये जो सन होगा ये अनअफेक्टेड रहेगा हीमोफीलिया से। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही देखिएगा यहाँ पर ये जो सन है, तो सन के पास ये वाई कहाँ से आएगा, पिता के पास से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर एक्स की बात करें, अब एक्स मान लीजिए खराब वाला आ जाता है, ये वाला एक्स पहुंच जाता है सन के पास, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला एक्स प्रभावित हो गया, वही वाला एक्स आया है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि सन जो होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा, इसमें हीमोफीलिया का प्रभाव दिखेगा, हीमोफीलिया से ये ग्रसित हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, वही डॉटर की बात कर लिया तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाता है। डॉटर की बात कर लिया तो एक एक्स मेल से आया होगा, मतलब पिता से आया होगा, और एक एक्स कहाँ से आया होगा, माता से आया होगा। तो अच्छा वाला अगर आया होगा माता से, अच्छा वाला आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको कोई मतलब समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर दोनों अच्छा वाला आया है तो यहाँ पर ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि पिता के पास से अच्छा वाला आ गया है एक एक्स, और ये माता के पास से खराब वाला आ गया है। लेकिन खराब वाले आने के बाद भी पुत्री के पास एक अच्छा वाला तो ये है ना, तो ये जो अच्छा वाला है इसको क्या करेगा, दबा देगा। ठीक है, मतलब जो खराब रह रहा है वो अप्रभावी हो जा रहा है, इसीलिए वो जो नाम वहाँ लिखा गया है अप्रभावी, अप्रभावी इसीलिए यूज किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप सोचिएगा कि दोनों जगह ये जो डॉटर है ये अप्रभावित ही रह रही है। तो ये प्रभावित कब होती होगी डॉटर? देखिए, डॉटर एक ही केस में प्रभावित हो सकती है, पुत्री एक ही केस में प्रभावित हो सकती है, जब पिता के पास भी ये जो एक्स गुणसूत्र है ये प्रभावित हुआ हो, मतलब उसमें विकार उत्पन्न हुआ हो, एंड माता के पास भी जो गुणसूत्र है उसमें एक एक्स प्रभावित हुआ हो। तो जब ये प्रभावित वाला मतलब जो विकार जिसमें उत्पन्न हो गया है ये मिल जाए, और पिता के पास जो एक्स वाला गुणसूत्र है इसमें विकार तो है ही, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वहाँ पर जो डॉटर होगी, डॉटर का दोनों गुणसूत्र प्रभावित रहेगा, तो उसमें प्रभावित वाला लक्षण दिखेगा, मतलब विकार दिखेगा। हालांकि ये बहुत रेयर होता है। जनरली होता क्या है कि फीमेल जो होती है वो प्रभावित नहीं होती है। फीमेल क्या करती हैं, कैरियर का काम करती हैं, मतलब बीमारी को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि हीमोफीलिया में जो महिलाएं होती हैं, जो मादा होती है, वो रोगवाहक होती हैं। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो रोगग्रस्त होते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि रोगवाहक मादा होती हैं एंड रोगग्रसित जो होते हैं वो नर होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये समझ लीजिएगा, अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति। चलिए, वैसे ही वर्णांधता की बात कर ली जाए तो इसमें भी वही होता है, एक्स पर जो जीन होता है एक वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ये वर्णांधता होता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। इसमें होता क्या है कि विशेष रूप से देखिएगा कि लाल एवं हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है इस बीमारी वाले व्यक्ति में, और इसमें भी यही है। सामान्यतः देखिएगा जनरली जो स्त्री होती है वो वाहक का काम करती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो ग्रसित होते हैं इससे। इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि पुरुष में केवल एक गुणसूत्र होता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं दात्र कोशिका अरक्तता की, सिकल सेल एनीमिया की बात कर लीजिए। और हाँ, एक और बात आप ध्यान रख लीजिएगा, शायद मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो एक्स लिखा गया है ना, एक्स लिंग, ये लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, तो ये लिंग निर्धारण वाले जो गुणसूत्र हैं उन पर जो जीन है वो प्रभावित हो रहा है। ये हीमोफीलिया की बात कर ली जाए या फिर वर्णांधता की बात कर ली जाए। लेकिन वही आगे देखिएगा सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ पर जो जीन प्रभावित होगा वो जीन लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है, वो अलिंग निर्धारण वाले पर पाया जाता है, मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और बात, हम इस दात्र कोशिका अरक्तता की बात कर ली जाए, सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली जाए, ये यहाँ पर होगा, सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे ग्लोबिन होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन होता है एक, तो बहुत सारे ग्लोबिन होते हैं। ग्लोबिन के देखिएगा कि जो उपखंड होते हैं, 4 उपखंड होते हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 2 बीटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बीटा वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बीटा श्रृंखला, ये इसके अंतर्गत देखिएगा ये 6ठे पोजीशन पर ये वाला प्रभावित हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। आपको बस सीधी सी बात है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कि जो बीटा ग्लोबिन है ना, उस पर ये जो 6ठे पोजीशन पर ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ जाता है ये वेलिन आ जाता है 6ठे पोजीशन पर। क्लियर है? इतना आप ध्यान रख लीजिए, काम चल जाएगा। GAG की जगह पर क्या आ जाता है? GUG। ये कोडॉन है, जब हम DNA RNA के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोडॉन की बात करेंगे। तो GAG की जगह पर क्या आ जाता है? GUG। और एसिड की बात कर लिया तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है? वेलिन। ठीक है, 6ठे पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन के। इतना आप ध्यान रख लीजिए, काम चल जाएगा, इतना काफ़ी है। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। हाँ, इसमें आप समझ सकते हैं ये कि दोनों जनक जिनके वाहक होते हैं, ऐसा इसलिए सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं ये क्या है? सेम टाइप के होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो। ठीक, तो नर हो चाहे मादा हो तो उसमें केवल एक ही गुणसूत्र पर जीन प्रभावित होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जब तक दोनों में ना हो। क्लियर है? तो दोनों जनक जब वाहक होते हैं तभी जो सिकल सेल की बात कर ली जाए, सिकल सेल बीमारी आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि दोनों जनक जिनके वाहक होते हैं, मतलब सिकल सेल एनीमिया वाला जो प्रभावित करने वाला जीन होता है उसके वाहक होते हैं। विकार मैंने आपको बता ही दिया है कि हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन जीन के 6ठे कोडॉन पर GAG की जगह पर क्या आ जाता है? GUG। एंड वो भी ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि RBC का जो आकार होता है वो बाइकॉन्केव लेंस की जगह पर कैसा हो जाता है? असल में जो RBC का आकार होता है, शेप होता है, वो ऐसा होता है बाइकॉन्केव। मतलब यहाँ पर देखिए धंसा हुआ है, इसके पीछे भी धंसा हुआ होगा, तो इसकी जगह पर ये कैसा हो जाता है? हंसिया के आकार का, हंसुआ के आकार का। ठीक है, तो बाइकॉन्केव लेंस का आकार बदल के कैसा हो जाता है? दात्राकार, अर्थात हंसिए के आकार का। चलिए, इसके बाद बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात कर ली जाए तो ये भी कैसा है? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। थैलीसीमिया भी वैसा ही है, अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। इसमें क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में? असल में इसमें होता क्या है कि ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, फेनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल। तो फेनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल को टायरोसिन अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसकी कमी हो जाती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? PAH। जरूर ध्यान रख लीजिएगा, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और इस बीमारी में असल में होता क्या है? मानसिक दुर्बलता आ जाती है, दिमाग की कमजोरी। और थैलीसीमिया की बात कर रही है तो थैलीसीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण। इसमें कारण की बात कर लिया कि आखिर ये होता क्यों है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो ग्लोबिन ये प्रोटीन है, अभी मैंने आपको बताया ही है, ये जो ग्लोबिन है इसके 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फ़ा टाइप के होते हैं, 2 बीटा टाइप के। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो अल्फ़ा वाला स्ट्रक्चर है या फिर बीटा वाला, तो
इसमें से किसी एक के संश्लेषण की दर, बनने की दर जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये थैलीसीमिया होता है, रक्त की कमी हो जाती है। आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त से रिलेटेड है, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये सारी बातें जो हमने की हैं ये है मेंडलीय विकार। आगे बात करते हैं क्रोमोजोमीय विकार, इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोजोमीय विकार के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा कि जीन प्रभावित हो रहे थे, ठीक। डाउन सिंड्रोम की बात कर लिया तो एक पूरा का पूरा गुणसूत्र ही गायब हो जाता है, या फिर आ जाता है, बढ़ जाता है, या फिर कम हो जाता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। यहाँ गुणसूत्र की बात आती है, वहाँ जीन की बात थी। तो यहाँ पर देखिएगा डाउन सिंड्रोम की बात कर लिया। डाउन सिंड्रोम की सबसे पहले खोज की जाती है, नाम ध्यान रख सकते हैं, लैंगडम डाउन। इसमें होता क्या है कि 21वां जो गुणसूत्र होता है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बन जाता है 21वें गुणसूत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो जनरली कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, एक एक्स्ट्रा बन गया है तो कितने हो जाएंगे? 47। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बन जाता है। कौन सा, किसकी कॉपी एक्स्ट्रा बनती है? 21वें की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति में देखिएगा, व्यक्ति का जो कद होता है वो छोटा दिखेगा आपको, सिर छोटा दिखेगा, जीभ जो होती है, जीभ में खाँचे पड़ जाती है लकीर जैसा, ठीक है, खाँचे पड़ जाती है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम कीज, ये वाला जो विकार है ये किस सिंड्रोम के अंतर्गत आता है? डाउन सिंड्रोम। ये ध्यान रख लीजिएगा। ये हथेली में अभिलाक्षणिक पाम कीज का मतलब होता है, जो पाम मतलब हथेली, ठीक है। तो हथेली पर जो लकीरें होती हैं, 2 लकीरों के बदले एक लकीर आ जाएगी, गहरी सी लकीर, गड्ढा टाइप का थोड़ा सा हल्का, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाम कीज किस सिंड्रोम के अंतर्गत? डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लिया तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें क्या होगा कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी एक अतिरिक्त कॉपी बन जाएगी, एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम की। क्लियर है? तो चूँकि एक्स क्रोमोसोम की कॉपी बन रही है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं या फिर ध्यान रख सकते हैं, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। एक्स से आपको पता है, देखिएगा कि फीमेल के पास जो गुणसूत्र होते हैं दोनों एक्स ही होते हैं। तो जिनके पास एक्स ज़्यादा हो जाएगा उनमें महिलाओं के लक्षण आ सकते हैं। आवाज़ की बात कर लीजिए, आवाज़ पतली हो सकती है उस पुरुष में, अगर उस जो पुरुष उससे प्रभावित होता है उसकी आवाज़ पतली हो सकती है। मतलब महिलाओं के बाकी लक्षण भी आ सकते हैं, किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, प्रभावित पुरुष में मादा के लक्षण, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, मतलब 44 गुणसूत्र ये, और 3 ये, 45, 46, 47, टोटल 47 गुणसूत्र होते हैं। और ये आपको ऐसे भी दिख सकता है कहीं पर 47, देखिए एक्स एक्स वाई, ऐसे भी, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम की बात कर लिया तो इसमें देखिएगा कि एक गुणसूत्र गायब ही हो जाता है, मतलब एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है इसमें, ठीक है। ये देखिए 44 गुणसूत्र प्लस ये एक्स और ये अभाव वाला, ठीक है, ये नहीं है 44 है, 45 यहाँ पर लिखा गया है 45 गुणसूत्र। तो या तो 45 गुणसूत्र लिखा गया होगा या फिर ऐसे लिखा गया होगा। तो 44 ये और ये एक, ये एब्सेंट वाला है, ये गुणसूत्र नहीं होता है तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 45 हो गए। और इस सिंड्रोम में होता है, जनरली ये स्त्रियों में होता है, दिख ही रहा है आपको कि एक्स गुणसूत्र अगर कम हो जाएगा तो उसमें मतलब स्त्री उसमें बांझता की शिकायत आ सकती है, स्त्री में अंडाशय उसमें अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने वाली बात है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या फिर इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ 47 है, 47 गुणसूत्र है, 21वां प्रभावित होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर 47 गुणसूत्र है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ऐसे भी ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।